सिविक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका जेंडर, रिलीजन, कास्ट। जेंडर अगर मैं बात करूं, कल मैंने आपको जैसे बताया था, लास्ट डे जो हमारी क्लास लगी जैसे बताया था मैंने कि फीमेल क्या है बराबर 50%। अगर मैं बोलूं कि फीमेल और मेल का रेशियो क्या है, मैं एक कहती हूँ कि 943 फीमेल्स है, मेल में कितने 1000। ठीक, ये आपका एक एवरेज बताएगा। अब यहाँ पे तुम कहोगे कि 150 करोड़ आबादी है मैम, उसके अकॉर्डिंग नहीं, इसमें ये बताया गया, डेटा निकाला गया, जिस डेटा में बताया गया भाई कि 1000 मेल पे आप कितनी फीमेल्स है 940। कहीं ना कहीं जो रेशियो बन रहा है वो 50% का बन रहा है लगभग। यहाँ पे तो है कि आप कुछ कम 48 निकलेगा अगर आप निकालते हो, लेकिन मैं एक एवरेज बोल रही हूँ कि 48 छोड़ दो, 2% और अगर जोड़ लेते हैं तो 50% की आबादी इंडिया में किसकी है, फीमेल्स की है। और अगर मैं इसी तरह दुनिया की बात करूँ तो हर एक फैमिली में पापा है तो मम्मी भी है, यानी एक मेल पर्सन है तो एक फीमेल पर्सन भी है। और यही इक्वालिटी आपकी फैमिली में भी देखने को मिलती है। लेकिन इसी चीज़ को अभी हम पढ़ेंगे कि इसमें इक्वालिटी क्या चीज़ मेंटेन नहीं होती और क्या क्या प्रॉब्लम जेंडर में हो रही है आजकल, या आजकल तो काफ़ी कम हो गई ये चीज़, इक्वालिटी में देखने को मिलती है, लेकिन पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा थी। जैसे मैं अगर कहती हूँ आपसे कि फीमेल्स के लिए क्या क्या प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रॉब्लम्स, मुझे कोई बता सकता है? वेजेस, दिहाड़ी कम मिलती है जो वर्कर्स, फीमेल्स को कम मिलेगी वेजेस और मेल को ज़्यादा मिलती है वेजेस। एक ये सबसे बड़ा इशू हो जाता है। सेकेंड एजुकेशन, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा इशू है इंडिया में एजुकेशन। ये मैं बात कर रही हूँ 2011 की सेंसेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, न्यू सेंसेक्स नहीं अभी कोई बना, क्योंकि 2011 के बाद 21 में होना था, कोविड आ गया। ठीक, 2011 में अगर मैं बात करती हूँ आपसे तो इसमें मेल की लिटरेसी कितनी है, मेल 82%, कितनी 82% किसकी है, मेल की। फीमेल की कितनी है 65, ज्यादा है बहुत कम। मेल की कितनी है 82, फीमेल की 65। आप अपनी फैमिली में ही सुनते होगे भाई लड़की है दूसरे घर चली जाएगी, इतना पढ़ा के पैसा लगा क्या फायदा, बेटा है तो इंजीनियरिंग कर लेगा, कुछ कर लेगा तो कमा के हमें को देगा। ये उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मैं बात करूं इंडियन पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स में देखिए कितने एमपीज हैं टोटल 543 2024 में, ठीक है 543। फीमेल्स कितनी है 74। कितनी फीमेल्स हैं 74। मैं 2019 का डेटा अगर बताऊं तो थोड़ा मच बेटर, जिसमें कह सकते यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि बेटर था तो यहाँ पे 78 और रेशियो था 14%। कितनी 2019 में थी 78, 2024 में कितनी होगी 74। अच्छा, आपने सुना है कि गवर्नमेंट ऐसा करती है आजकल फीमेल्स को लेकर बहुत रिजर्वेशन सीट प्रोवाइड करती है इलेक्शंस में भी, कि जैसे कोई पंचायत सीट है, मुखिया का इलेक्शन है, तो वो सीट महिलाओं के लिए रिजर्व है। महिलाओं का रिजर्वेशन अलग होता है। महिलाओं का रिजर्वेशन कैसे होता है कि ये सीट पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही फाइट करेगी, इस सीट पे कोई मेल फाइट नहीं कर सकता, वो चाहे फीमेल हिंदू हो, एससी हो, ओबीसी हो, कोई भी कास्ट की हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी कास्ट की, बस वो क्या होनी चाहिए फीमेल होनी चाहिए, वो फाइट करेगी। इस सीट पर मेल बिल्कुल भी फाइट नहीं करेंगे। ऐसा क्यों तय किया जाता है? क्योंकि महिलाओं की भागीदारी भी, महिलाओं का भी जिसे कह सकते हैं रोल होना चाहिए इंडियन पॉलिटिक्स में। जैसे मैं बात करूँ इंडिया की सबसे पहली फीमेल रूलर कौन है? रजिया सुल्तान, सबसे पहली। कब बनी? क्या 19 में बनी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश अगर याद रखो तो हमेशा एक चीज़ याद रखना कि इल्तुतमिश ने इकोनॉमी में क्या काम किया, इक्ता सिस्टम चलाया था उसने। इक्ता सिस्टम क्या था? टैक्स, किस तरह से गांव और शहरों से अलग अलग तरीके से टैक्स वसूला जाता था। इक्तादार कहते थे उसे, जैसे मैं कहूँ टैक्स ऑफिसर आज बोलते हैं, उस टाइम पे इक्तादार बोलते थे, वो एक अलग पार्टी है। तो मैंने कहा 1236 में एक फीमेल रूलर बनी
सोचो जरा सा, हमारा ये हाल था कि 1236, अगर मैं बात करूं कि एडी के बाद, एडी के पहले भी तो हमारी सिविलाइजेशन थी, यानी बीसी में थी, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट में, तो एडी के बाद किसी महिला को अगर रूल करने का मौका मिला तो 1236 साल बाद पूरा का पूरा, तब वो और फिर भी ज़्यादा नहीं बैठ पाती, 4 साल बैठती, उसके बाद हटा दी जाती। आज हम बात करते हैं बड़ी इक्वालिटी है, बड़ी इक्वालिटी इंडिया में फीमेल्स को लेके, ये है वो है, कितनी ऐसी महिला पीएम है? फकत एक, इंदिरा गांधी। इंडिया में सबसे इम्पोर्टेंट पॉलिटिक्स में एक ही इंसान होता है, प्रेसिडेंट, सॉरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसमें कितनी बार महिलाओं को मौका मिला? सिर्फ एक बार। आप भले कहो कैबिनेट मिनिस्ट्री में फीमेल्स हैं, मैं मानती हूँ फीमेल्स है कैबिनेट मिनिस्ट्री, अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं बात करूँ जो सबसे बड़ी पोस्ट है उसमें सिर्फ एक ही बार एक महिला को मौका मिला, और वो कौन है? सिर्फ इंदिरा गांधी। उसके अलावा किसी को भी अभी तक तो सेकंड जो प्राइम मिनिस्टर है, आप प्रेसिडेंट जान रहे हो, 2 बार बने, एक बार प्रतिभा सिंह पाटिल और एक बार द्रौपदी मुर्मू, 2 बार, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमारे पास नंबर्स नहीं है। अगर मैं मेल का कंपेयर करूँ इंडिया में तो उसमें भी हमारे पास बहुत बड़े नंबर नहीं। ये चीज़, अच्छा यहाँ पे ये तो मैंने 2 प्रॉब्लम बताई, वेजेस, एजुकेशन। आगे बढ़ते हैं, डाउरी, एक्सप्लॉयटेशन सबसे ज़्यादा किसके साथ होता है? विमेंस के साथ। अच्छा, लोग कहते हैं कि रात का वक्त है, घर से बाहर मत निकलो, तो सबसे बेस्ट लाइन किसको बोली जाती है? विमेंस को। क्यों? एक्सप्लॉयटेशन का डर होता है कि कोई कुछ बोल ना दे, बोलने के साथ कुछ उनके साथ गलत ना हो जाए, बदतमीजी ना हो जाए, वगैरह वगैरह। तो एक्सप्लॉयटेशन भी एक बहुत बड़ा इशू है, प्रॉब्लम है। उसमें कई सारे केसेस है, रेप के केसेस हैं, आपको छेड़खानी के केसेस हैं, इसमें कई सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो एक्सप्लॉयटेशन भी किसके साथ सबसे ज़्यादा हो रहा है? वुमेन्स में। अच्छा, सिर्फ घर के बाहर ही नहीं हो रहा, घर के अंदर भी हो रहा है। ऐसे बहुत से, जैसे कह सकते हो, मैं अगर मैं कहूँ कि आपका जो घरेलू हिंसा होती है, डोमेस्टिक वायलेंस, वो क्या हो रहा है? घर के अंदर ही तो हो रहा है। एक औरत को अगर मारा जा रहा है, पीटा, जब सिर्फ एक औरत नहीं, किसी बच्ची को ही मान लो, वो आगे पढ़ना चाहती है, कुछ करना चाहती है, नहीं बेटा पढ़ेगा या बेटी नहीं पढ़ेगी, तो इन चीज़ों को जब आगे बढ़ाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? डोमेस्टिक वायलेंस है ना, वो एक तरह का। घरेलू हिंसा जो है बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ डाउरी से जुड़ी नहीं है, या मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर आप के साथ गलत हो रहा है, फीमेल हो, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस नहीं आ रहा है। चाहे बेटी हो, चाहे आप बहन हो, अगर आपको मारा पीटा जा रहा है, गलत किया जा रहा है, तो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस है। मैं अगर बात करूँ IPC 498, इसे बोलते हैं इंडियन पैनल कोड, हमारा जो कानून बनता है बेटा, बाद में आना, इंडियन पैनल कोड, ठीक है। IPC का सेक्शन कौन सा? 498, उसमें 1961 डाउरी को लेके एक लॉ बना, कानून बना कि भाई डाउरी क्या है? इलीगल है, गलत है। अगर ऐसा किया जाता है, लेने वाला भी जिम्मेदार है और देने वाला भी जिम्मेदार है। तो ये इंडियन पैनल कोड, ये केसेस है। अच्छा, यहाँ पे मैं ओपन गवर्नमेंट डेटा, OGD का डेटा आया है, जिसमें बताया गया है कि 2022 से ले, सॉरी 2017 से लेके 2022 तक के बीच में तकरीबन 60,000 डाउरी के केसेस रजिस्टर हुए। कितने केसेस हैं? 60,000 डाउरी के केसेस रजिस्टर हुए 2017 से लेके 2022 तक के बीच। यानी टोटल मैं बात करूं कि ये वो ऑफिशियल डेटा है, OGD, ओपन गवर्नमेंट डेटा। फुल फॉर्म क्या है? ओपन गवर्नमेंट डेटा, जिसमें कितने इसमें रेशियो में देख बात करते हैं, 2017 से लेके 22 तक के बीच में रजिस्टर्ड डाउरी केसेस कितने हैं? 7,000। अभी तो मैं 2022 के बाद कोई उसका ऑफिशियल डेटा नहीं आया, उसके बाद नंबर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसी तरह रेप के अगर मैं डेटा की बात करूँ, केसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, डाउरी के केसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, एक्सप्लॉयटेशन। अच्छा, ऐसे बहुत से केसेस होते हैं जो रजिस्टर्ड ही नहीं। जैसे मैं बात करूँ कि किसी गांव में या किसी घर में बहू को मार दिया गया, अब वो क्या कह दिया गया? तबीयत खराब थी, उसके बाद वो मर गई, तो क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? वो रजिस्टर्ड नहीं हुआ, लेकिन वो था तो डाउरी का केस था। एक बड़ी अच्छी मूवी आई थी, बहुत अच्छी थी, जिसमें रक्षाबंधन से रिलेटेड, शायद रक्षाबंधन ही नाम था, अक्षय कुमार। उसमें उसकी जो बड़ी
बड़ी बहन रहती है, सबसे बड़ी वाली, बड़ी प्यारी सी, बड़ी अच्छी सी रहती है, उसको जो मारा जाता है वो डाउरी के केस में ही मारा जाता है, फ्रिज को लेके। एक फ्रिज की औकात क्या होती है। एक केस मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने गया। एक्चुअली पता है, जब आप कोई चीज़ पढ़ते हो बेटा, अभी मैं ये डेटा पढ़ा रही हूँ, आप बस नॉर्मली पढ़ रहे हो, आपने पढ़ा, आपने एग्जाम में लिखा, आप काम खत्म। अगर यही इसमें से कोई एक केस आपके सामने हो जाए तो वो पूरी जिंदगी आपको याद रहेगा कि डाउरी कितनी डेंजरस चीज़ है, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि थ्योरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। और जब आप वो चीज़ देख लेते हो ना तो आपको पूरी ज़िंदगी, मुझे तो डाउरी मेरे जैसे दिमाग पे छप चुकी है। कोविड का टाइम था, मैं अपनी आंटी को देखने गई थी हॉस्पिटल में, और मेरे सामने से स्ट्रेचर पे एक लड़की गई थी, बहुत ज़्यादा एज नहीं होगी उसकी, शायद 24 या 25 साल की हो, और वो 90% जली थी। 90% वो लड़की जली थी, और सिर्फ क्यों जलाई गई थी, बाइक नहीं की गई थी उसको। सोचो, एक बाइक की औकात हमारे ज़िंदगी के बराबर हो जाती है, एक फ्रिज की औकात हमारी ज़िंदगी के बराबर हो जाती है। कभी लड़की ने ससुराल वालों को टाइम पे खाना नहीं दिया। देखो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी है, सब सोसाइटी कहती है कि लड़कियाँ बहुत आगे जा रही हैं, पब में जा रही हैं, क्लब में जा रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, वो एक अलग हिस्सा है। लेकिन आज भी ऐसी लड़कियाँ हैं गाँव में, छोटे शहरों में या बड़े शहरों में बात करूँ, जो अपनी सोसाइटी, अपने रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, और जो ये फैमिली कह के पेरेंट्स भेजते हैं ना कि सफ़ेद लाल जोड़े में जा रही हो, सफ़ेद में आना, मतलब सब कुछ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा घर है, तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारे हस्बैंड है। तो भैया ऐसा नहीं है, ज़िंदगी सबसे ऊपर होती है। मैं कह रही हूँ कि जहाँ आपको ये लगे कि भाई अब मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, तो वहाँ भाई खुद ही किनारे हो जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर इस दुनिया में बेटा सब कुछ वापस मिल सकता है, जान है तो वापस नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे जो डेटा है 2017 से 2022 का ओपेक गवर्नमेंट डेटा है ये, और ये हमें प्रेजेंट कर रहा है भाई कि 7000 केसेस ऐसे जो रजिस्टर्ड हैं, ऐसे कितने केसेस हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। हमें पता है बड़े बड़े डेटा नंबर्स की आदत हो गई है, तो हमारे लिए 7000 कोई इंपॉर्टेंट नहीं लगता, लेकिन ये 7000 बहुत बड़ा नंबर है सोसाइटी में। और सिर्फ 2017 से लेकर 2022 तक के बीच ये वो केसेस हैं जो रजिस्टर्ड है, जिसमें डेथ हुई है, लड़कियां मारी गई हैं, जान से गई हैं। तो वैसे 7000 लड़कियां टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या तिलक या सोने की चेन या जो भी मैं कहूँ उनके लिए बलि चढ़ा दी गई। तब किसी ने नहीं कहा कि ड्रम में काट के क्यों डाला। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रही कि वो जो किया वो भी गलत है। आप चाहे लड़के को मारो चाहे लड़की को मारो, दोनों गलत है। लेकिन हमारी सोसाइटी की जो थिंकिंग है ना कि लड़की जले लड़की मरे तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन 4-5 केसेस ऐसे हो गए तो बड़ी इशू है। मैं कहती हूँ इक्वालिटी रखो ना, अगर इसके 4 केसेस हो रहे हैं डाउरी के, तो भी आप उतना ही चिल्लाओ कि क्यों जलाई जा रही लड़कियाँ। पहले तो बहुत केसेस आते थे स्टोव से जल के मर गई, बहुत सुना होगा, गैस से जल के मर गई, और वो अपने से नहीं मरती, जला के मारी जाती है। इतना ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मारा जाता है लड़कियों को। अच्छा, ये सिर्फ एक, आप सोचोगे कि जो बड़ी सोसाइटी है, जो अच्छी सोसाइटी है, वहाँ वही नहीं हो रहा है, सिर्फ वहाँ ऐसा लगता है कि वहाँ नहीं होता होगा, वहाँ पे भी होता है। लेकिन वो चीज़ फीमेल्स अपनी रिस्पेक्ट दिखाने के लिए उस चीज़ को क्या कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, सामने प्रेजेंट नहीं करते। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं बेटा जो रजिस्टर्ड डोमेस्टिक वायलेंस के भी नहीं होते। लेकिन अगर मैं बात करूँ, एक रेशियो है कि फीमेल्स में हर 3 में से 1 महिला पीटी जाती है अपने घर। एक जो डेटा है उसमें ये बताया गया है कि हर 3 में से 1 औरत को अपने घर में क्या किया जाता है, वो बेचारी मार खाती है, एक्सप्लॉयटेशन सहती है, वो किसी ना किसी तरह का एक्सप्लॉयटेशन। और यही डेटा एक्सप्लॉयटेशन को भी लेके है कि आपकी लाइफ में कभी ना कभी आपके साथ गलत हुआ होगा, चाहे वो घर में हुआ हो चाहे वो बाहर हुआ हो। आपको अपनी लाइफ में एक बार एक्सप्लॉयटेशन को हैंडल करना है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड मैं यूज़ करती हूँ। इंडिया में हम जानते हैं कि हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं, कैसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल बहुत, हम ट्रेडिशनल वे में बहुत चलते हैं, कल्चर हमारे बहुत फॉलो होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा अपने कल्चर से जुड़े होते हैं। या एक वर्ड मैं यूज़ करूँगी कि जो मैरिजिकल रेप होते हैं शादी के बाद, अब आप कहोगे हस्बैंड है, नहीं, एक्चुअल में रेप की जो डेफिनेशन होती है वो ये क्या होती है कि अगर आपके साथ कोई भी ज़बरदस्ती करे, वो रेप की कैटेगरी में आता है, चाहे वो आपका हस्बैंड ही क्यों ना हो। तो एक्चुअल में इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो ये जो डेटा आते हैं ना हमारे पास कि रेप के केसेस इतने हैं, वो शादी के बाद वाले रेप के केसेस उसमें ऐड ही नहीं होते।
तो ऑफिशियल डेटा कितना बड़ा हो सकता है आप इसको सोच भी नहीं सकते। क्योंकि हमारे यहाँ क्या जाता है कि भाई लड़की की शादी हो गई तो उसने अपने आप को जैसे कह सकते हो एकदम गुलाम की तरह ससुराल वालों को क्या कर दिया, सौंप दिया। तो यहाँ पे जो ये डेटा निकल के सामने आया है कि शादी के बाद जो रेप के केसेस हो रहे हैं क्या हस्बैंड ही कर रहा है, वो एक तरह की ज़बरदस्ती वाले जो बात हो रही है यहाँ पे कि वो डेफिनेशन में रेप की जो बता रही हूँ वो भी बहुत इफेक्टिव और बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम उस पर बात नहीं करते क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, शौहर है, हस्बैंड है, ठीक, उसकी प्रॉपर्टी है। एक्चुअल में जो एग्रीमेंट होता है हमारे यहाँ, शादी या निकाह होता है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी भाई, अब वो चाहे जो करे। इसी तरह तो मनुस्मृति में लिखा गया था ना कि आदमी की 3 सबसे बड़ी कमियां हैं। कौन कौन? शराब, जुआ और औरत। मतलब शराब जुए के बराबर किसको रख दिया गया? औरत को रख दिया गया। तो ये जो हमारा माइंडसेट चला आ रहा है ना पुराने टाइम से, वो यही है कि हमेशा गलत कौन होगी? कोई भी डिवोर्स अगर तुम सुनो, डिवोर्स के केसेस होते हैं तो पहले इंसान कहता है अरे औरत हैंडल नहीं कर पाई, अरे 2 बात बर्दाश्त कर लेती। हमारे घर की औरतें भी ये कहती हैं भाई, हमारे जो बुजुर्ग होती हैं वो भी ये कहती है 2 बात बर्दाश्त कर लेनी चाहिए तो वो सर्वाइव कर जाती है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और आपकी जो चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे यहाँ जो लीडिंग रोल होता है वो किसका होता है? मेल का। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है घर में? फादर होता है। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? सबके घर में फादर ही होते हैं। ज़्यादातर जो डिसीजन होते हैं, प्रॉपर्टी कहाँ लेनी है, शादी वगैरह तो मम्मी लोग बोल लेती हैं फिर भी जो लास्ट डिसीजन होता है वो किसका होता है? फादर का। अक्सर आप सुनते होंगे कि कहीं जाना है, पापा से पूछो, पापा बताएंगे, पापा ये चीज़ करेंगे। तो जो हेड ऑफ द फैमिली, हमारी थिंकिंग जो चल रही है वो क्या होती है? हम हमेशा लीडरशिप किसको देना चाहते हैं? और हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। एक्चुअल में मेल क्या है, हम खुद सोचते भाई जाने तो छोड़ो, अब भाई वही हेड ऑफ द फैमिली है, डिसीजन कौन लेगा, उन्हीं को लेने दो। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि साउथ की तरफ पुराने टाइम से हेड ऑफ द फैमिली कौन होता है? फीमेल्स होती है। इंडिया का वो पार्ट है। इसीलिए हम देखते हैं कि डेवलपमेंट, मुझे जो लगता है, ये किसी किताबों में नहीं लिखा, ये मेरी थिंकिंग है कि मुझे जो लगता है कि फीमेल्स को हेड ऑफ द फैमिली होने के काफ़ी बेनिफिट्स भी हैं। बिल्कुल बेनिफिट्स हैं। बहुत से डिसीजन वो सही भी ले सकती हैं, अपने अंडर में ले सकती हैं। और रही बात गलत डिसीजन लेने की, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है माइंड वाला, ये जो माइंड वाला कॉन्सेप्ट है ये इक्वल है। मैंने बताया था ना कि औरत और आदमी का दिमाग क्या है? सेम है, बराबर। ये किसने कहा था? किसने कहा था कि बराबर नहीं है? एरिस्टोटल ने BC में कहा था, बिफोर ऑफ जीसस क्राइस्ट। एरिस्टोटल एक ग्रीक के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, लीडर। फिलोसोफर अलग होता है, लीडर अलग होता है। फिलोसोफर वो होता है जो अपनी थ्योरी देता है, और कोई भी बंदा इसमें से लीडरशिप कर सकता है उसकी थ्योरी से। बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि फिलोसोफर लीडर नहीं हो सकता, फिलोसोफर भी लीडर बन सकता है। लेकिन तुम ये कहो कि नहीं वो सिर्फ लीडर थे, तो वो लीडर नहीं था, वो फिलोसोफर। उन्होंने कोई भी मूवमेंट नहीं चलाया, उन्होंने किसी भी चीज़ को लीड नहीं किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग दी। उनके टीचर कौन थे? एरिस्टोटल के टीचर कौन थे? प्लेटो के टीचर कौन थे? अच्छा, ये जो बड़े बड़े नाम ले रहे हो तो तुम सोचोगे कि इन्होंने बहुत ब्रिलियंट्स काम किए होंगे या बहुत किताबें लिखी होंगी, बड़े पढ़े लिखे लोग। एक्चुअल में सोक्रेटिस सिर्फ और सिर्फ एक सोल्जर, नॉर्मल सोल्जर, आर्मी में जो काम करते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी थ्योरी, अपने थिंकिंग किसके अगेंस्ट देना शुरू कर दी? वहाँ की गवर्नमेंट के अगेंस्ट। इसीलिए कहा जाता है कि सोक्रेटिस ने जान कर जहर का प्याला पिया था। मतलब बताया गया था कि इसमें पॉइजन है, या तो इसे पी लो या तो भाग जाओ। 2 ऑप्शन थे उनके, आप क्या चूज कर रहे हैं? अच्छा, अगर आप भाग जाते ना तो आप गलत साबित हो जाते। तो आज मैं जब ये बात कर रही हूँ, खड़े होकर यहाँ पे सोक्रेटिस की, तो बात नहीं। लोग कह रहे थे कि भाई भाग के इसकी थ्योरी तो क्या है? गलत है। उन्होंने साबित किया कि मैं जान दे दूंगा लेकिन अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगा। तो सोक्रेटिस की काफ़ी थ्योरीज थी उस टाइप की, उसको लेके, पॉलिटिक्स को लेके, कि भाई डेमोक्रेसी होनी चाहिए, राजा ही सब कुछ नहीं करेगा। और इसी चीज़ को आगे प्लेटो ने पढ़ाया, प्लेटो से और आगे एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल के बाद लास्ट नाम आता है अलेक्जेंडर। कोई फिलोसोफर नहीं था, एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, अलेक्जेंडर सिर्फ और सिर्फ एक किंग था, राजा था जो दुनिया जीतने निकला था, उसका फिलोसफी से कोई नाता नहीं था। तो जेंडर आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टाइम इंडिया में जेंडर की क्या कंडीशन है। तो जो ये बोला जाता है सो कॉल्ड की इक्वालिटी, डेटा में तो कहीं इक्वालिटी मुझे नहीं। आपको अगर दिख रही है तो बताओ, पॉपुलेशन में थोड़ी सी इक्वालिटी दिख रही है,
वो तो कुदरत की चीज़ है, उसमें भी काफ़ी ऊपर नीचे है, और उसमें भी वजह सोसाइटी की है। लड़की हो तो मार दिया जाए, लड़का हो तो भाई घी का लड्डू टेढ़ा से, लड़की क्या है कुछ नहीं। चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर मैं बात करती हूँ कि इंडिया का जो गवर्नमेंट डेटा है उसके अकॉर्डिंग 2011 में 1000 मेल पे कितनी फीमेल्स हैं? 943। अच्छा ये बताइए, आपसे पूछा था प्रॉब्लम्स क्या क्या है, एजुकेशन, वेजेस, डाउरी, ये प्रॉब्लम्स है फीमेल्स के लिए। 2011 का जो जनगणना हुई सेंसस हुआ उसमें बताया गया कि एजुकेशन और लिटरेसी के मामले में 82% मेल है लिटरेसी में, और फीमेल्स कितनी है? 65%। 82% मेल लिटरेट है इंडिया में और 65% फीमेल लिटरेट है। इंडियन पॉलिटिक्स की अगर मैं बात करूं 2019 में अगर मैं बात करती हूँ तो जितने हमारे एमपीज थे उसमें कितनी फीमेल्स थी? 78, यानी कितना परसेंटेज है ना? 40। अच्छा मैं बात करती हूँ 2024 में 543 एमपीज हैं जिसमें 74 फीमेल्स हैं, यानी इक्वालिटी वही खत्म हो जाती है यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे बात की जाती है कि डाउरी को लेके कानून आया था आईपीसी यानी इंडियन पैनल कोड सेक्शन 498 के तहत 1961 में डाउरी के अगेंस्ट कि लेना और देना दोनों ही कानूनन अपराध है। ओपन गवर्नमेंट डेटा आता है जिसमें कहा जाता है कि 2017 से 22 तक के बीच में 7000 डाउरी के केसेस हुए। समझ में आ गया?